Hello, good afternoon, students. वेलकम टू द चैनल टेकपुर में वेलकम टू द चैनल एग्जामपुर में दीपा आप सभी के आपके अपने चैनल एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो भाई सभी? जल्दी से एक बार यहाँ पर जुड़िए। आप लोगों से 10-15 मिनट के लिए लेट हुआ, उससे पहले तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। फटाफट से सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा एक सेटिंग में टाइम लगा था। आई होप सो आप सभी समझेंगे इस बात को और ज़्यादा मतलब हमें शिकवा नहीं देंगे। और आप सभी को पहले तो भाई आप सभी का बहुत बहुत आभार आज के लिए कि आप सभी ने अपना पूरा साथ दिखाया और एग्ज़ामपुर का परिवार जो है वो 7 मिलियन का यानी कि 70 लाख का एग्ज़ामपुर का परिवार आप लोगों ने पहुंचा दिया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड आफ्टरनून। ये अंजलि, बसंत, नरेश, राव, गौरी, चलिए सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे भाई। सेशन को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे सबसे पहले, और जो नहीं आया उनको बता दीजिए कि भाई आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मैम आपकी आ चुकी हैं, और जो 15-20 मिनट की देरी हुई उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा रही हूँ भाई, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से यहाँ पर जवाब देंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, अभी 3 बजे आपके लिए एक सरप्राइज़ भी आने वाला है। एक नया आपका बैच लॉन्च हो रहा है आप लोगों के लिए, तो उसकी जानकारी अभी 3 बजे अनिल सर देंगे। पहले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए फटाफट से। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंसुलेटर। आपका इंसुलेटर का मतलब है यहाँ पर कि सबसे अच्छा कुचालक आपसे पूछा है उसने कि कौन सा है। सबसे अच्छा कुचालक पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर कौन सा है, ये आपको बताना है कि सबसे बेस्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि वो कि जो आपके करंट पास ना होने दे, जिसमें से करंट पास ना हो, आपकी करंट क्या हो, पास ना हो, याद रखिएगा वो होते हैं हमारे क्या, इंसुलेटर होते हैं। वुड, क्लॉथ, पेपर, ग्लास, चारों के चारों आपके क्या हैं, इंसुलेटर हैं। वुड, क्लॉथ, पेपर, ग्लास जो है वो सारे के सारे आपके क्या हैं, इंसुलेटर हैं। लेकिन आपको बताना था कि सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है, तो भाई यहाँ पर आपको बता दूँ सबसे अच्छा इंसुलेटर, हालांकि अलग अलग किताब में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, अलग अलग किताब में अलग अलग इसका आंसर दिया हुआ है। हम इसमें जो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो वुड बनता है, लकड़ी बनेगा, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, अपने नेक्स्ट पर आ जाइए भाई। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है इसमें, आंसर दे दीजिए। कहता है डायनेमो विच हैज़ इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली सपोज टू बी यूज्ड फॉर जनरेशन। डायनेमो जिसे बिजली वास्तव में बिजली बनाने में उपयोग किया जाता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, ये जानना चाह रहा है भाई। यहाँ पर कह रहा है कि डायनेमो जो कि आपका वास्तव में, आपको बता दूं डायनेमो क्या होते हैं, स्मॉल डीसी जनरेटर को डायनेमो कहा जाता है। स्मॉल डीसी जनरेटर को आपका डायनेमो कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे जानना चाह रहा है कि वो एक्चुअल में होता क्या है, डायनेमो आपका एक्चुअल में होता क्या है, ये बता दीजिए जल्दी से। डायनेमो एक्चुअल में होता क्या है आपका, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ आयंस, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ आयन, या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, या कन्वर्टर ऑफ एनर्जी है, या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बताएं जल्दी से, डायनेमो वास्तव में है क्या। डायनेमो मैंने अभी आपको बताया कि एक स्मॉल डीसी जनरेटर है। डायनेमो किसको कहा जाता है, स्मॉल डीसी जनरेटर। और आपको पता होना चाहिए जनरेटर क्या करता है भाई, आपका जनरेटर यहाँ पर याद रखिएगा, जनरेटर का काम होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, यानी कि आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना आपका किसका काम होता है, आपके स्मॉल डीसी जनरेटर या फिर किसी भी जनरेटर का। तो यहाँ पर क्या हो गया कि डायनेमो जो है एक सोर्स ऑफ ये एक आपका कन्वर्टर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। डायनेमो क्या हो गया भाई आपका क्या हो गया भाई, याद रखिएगा, आपका कन्वर्टर है एनर्जी का, याद रखिएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कहेंगे, नहीं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कहोगे भाई,
सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। अगर वो बिना मैकेनिकल एनर्जी लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता तो हम कहते हैं कि सोर्स है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदल रहा है, इसीलिए वो आपका क्या है, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट का आंसर दे दें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आंसर दे दो फटाफट से। क्या कहता है कि यदि दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड सी माइक्रोफेराड में है पैरेलल में जोड़ा जाता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताइए क्या होगी। जल्दी से बताओ भाई। दो कैपेसिटर जिन्हें यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका पैरेलल में जोड़ रहा है, किसमें, पैरेलल में जोड़ रहा है, तो अब उनकी कैपेसिटेंस बता दीजिए क्या होगी। बार बार ना कहना पड़े कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की आज 3 बजे जो है, मैं आपको बता रही हूँ, आपका एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। कल से हम आपकी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब आपका एग्ज़ाम कौन ले रहा है, सीईटी का एग्ज़ाम होगा आपकी एनटीए के द्वारा। कब होगा वो जल्दी, हमारी भी कोशिश है कि हम उसमें साथ दें, और हम अपनी HSCC आयोग पर थोड़ा सा जोर बना रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसकी एग्ज़ाम डेट जारी करें। लेकिन इतना आपका था कि NTA आपका एग्ज़ाम इस बार लेने वाला है, तो NTA का एग्ज़ाम लेवल बचा जाता है थोड़ा सा अप। तो कल से आप लोगों के लिए NCERT के जो क्वेश्चन है, NCERT का लेवल बहुत अच्छा है भाई। कल से NCERT की थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी मैं आपको करवाऊंगी फिजिक्स की, और थोड़े से मैं आपको NCERT के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस थे वो हम आपके कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से। यहाँ पर क्या कह रहा है आपका कि आपका दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनकी सबकी माइक्रोफेराड आपकी कैपेसिटेंस है, सी माइक्रोफेराड आपकी। यहाँ पर एक कैपेसिटर की सी माइक्रोफेराड आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, कैपेसिटेंस दे रहा है। तो अब आपको बताना है कि पैरेलल में जुड़े हैं तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। यानी कि ये आपका क्या हो गया, सी माइक्रोफेराड। किस तरीके सिंबल हमारा गलत हो गया, थोड़ा सा बना देती हूँ मैं। सी माइक्रोफेराड आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से माइक्रोफेराड, अब आपको बताना है पैरेलल में। बता दूँ रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, सम हो जाएंगी। C/2 डायरेक्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए। बताइए जरा यहाँ पर। इसका आंसर दो भाई फटाफट से। डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उनकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। यहाँ पर क्या बोला उसने, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 mv²। अब यहाँ पर कह रहे हैं वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, डबल। वेलोसिटी को क्या करें, डबल कर दे। तो अब आप बताइए कि आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर है भाई। अब वेलोसिटी का यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले वेलोसिटी आपको क्या दी हुई थी, v दी हुई थी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 2v कर दे रहा है। तो यहाँ पर 2v का स्क्वायर करोगे 4v हो जाएगा भाई, यानी कि चौगुनी हो जाएगी। ठीक है जी, 4 गुना, बिल्कुल सही, 4 गुना हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बताएं जरा। अच्छा सा क्वेश्चन है भाई।
किसी पिंड का भार m और दूसरे पिंड का भार 2m है, उनकी ऊंचाई 3h और h मीटर की ऊंचाई पर रखे हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। स्थितिज ऊर्जा यानी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी का बताना है भाई अनुपात। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात बताइए जल्दी से, स्पीड से आंसर देना स्टार्ट करें भाई, और मुझे बार बार ना कहना पड़े सेशन शेयर के लिए। सेशन शेयर के लिए फटाफट से इस क्लास को 100 के पार लेके जाइए भाई, ठीक है। माना कि हम 15-20 मिनट लेट हुए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन आज तो वैसे भी आप लोग छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा हम लोगों को सरप्राइज़ दिया कि आपके एग्जामपुर परिवार के 70 लाख आपने सब्सक्राइबर करवाए हैं। आप सभी को भी 70 लाख का परिवार होने की ढेरों शुभकामनाएं और तहे दिल से शुक्रिया भी आप लोगों का। सब फटाफट से आंसर भी दे दीजिए। हाँ जी, जवाब दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g और h क्या? हाइट। यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, तो भाई उनकी पोटेंशियल एनर्जी 1 और ये पोटेंशियल एनर्जी 2, 2 आपको दिए हुए हैं। तो इसका मास दे रहा है m और g, और ऊंचाई कितनी दे रहा है? 3h। उसने बोला ऊंचाई 3h। और दूसरे पिंड का मास आपको दे रहा है कितना? 2m, मास 2m, और g एज इट इज h, हाइट कह रहा है। तो ये mg से ये mg काट दीजिए, h से ये h भी काट दीजिए। आपका क्या बन गया? 3/2। अनुपात क्या आ जाएगा? 3:2। बिल्कुल 2:3 नहीं, 3:2 आएगा भाई। देखो जो 2:3 कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? दूसरा पिंड ऊपर ले रहे हैं, पहला पिंड नीचे ले रहे हैं। लेकिन उसने जो पिंड आपको पहले दिया हुआ है, उसने यहाँ पर लिखा है व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। इस पर ध्यान दीजिए कि उनके पोटेंशियल एनर्जी, उनकी स्थितिज ऊर्जा, उसने कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आप दूसरा पिंड ऊपर लेंगे या पहला पिंड ऊपर लेंगे। तो जब आपको नहीं दिया हुआ, तो जिस क्रम में क्वेश्चन में आपको मेंशन है, उसी सीक्वेंस में आप अपने आंसर निकालते हुए ध्यान देंगे। उसने पहले आपको वो पिंड दिया जिसका भार m था, बाद में दे रहा है 2m, तो आप पहले m वाला ही ऊपर लोगे। और उसकी ऊंचाई 3h दे रहा है, तो आप 3h वाले को ही ऊपर लोगे। तो 3:2 राइट आंसर जाएगा, ना कि 2:3। ठीक है जी, 3:2 आपका सही जवाब जाएगा, 2:3 नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट से। बताओ जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो। ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इन द वॉइड, बताएं जरा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? आपको बता दूं, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहा है। यदि किसी बॉडी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यहाँ पर याद रखिएगा दोनों केस आते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में दोनों केस आते हैं कि किसी भी बॉडी को आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो या नीचे से ऊपर गिर रहे हो, दोनों केस आपके कंसीडर होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो यहाँ पर g की वैल्यू जो हमारी आती है, g की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं? पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर ये आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो यहाँ पर g की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है। g क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी को आपका ये भी कहा जाता है कि किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी डाला जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल में डाला जा रहा है। तो आपको बताना है उसमें क्या रहता है, उसकी गति, उसकी स्पीड सेम रहती है, वेग उसका सेम रहता है, या त्वरण सेम रहता है, या समान बल होता है? बताओ जल्दी से। बी ऑप्शन गलत है भाई, समान वेग वालों का जवाब गलत है। समान त्वरण रहता है, समान त्वरण, क्योंकि जब भी आप ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिर रहे हो इस तरीके से,
फ्रीली फॉल कर रहे हो तो उस पे भाई कोई भी, फ्रीली फॉल का मतलब है कि वो इस जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो भाई ग्रेविटी की वैल्यू आपकी इस पूरी धरती पर हर जगह एक जैसी है। ग्रेविटी से बाहर, अपनी धरती से बाहर चले जाते हो तो उसकी वैल्यू बदलती है, नहीं तो धरती पर तो इसकी वैल्यू हर जगह एक जैसी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई आपकी ये 9.8 जो है वो आपकी हर जगह यही लगती है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। और आपको बता दूं, जो आपकी 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 स्टैंडर्ड है, एक आपकी nth सेकेंड की इक्वेशन, वो लगती ही तब है जब आपका त्वरण एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो आपकी ये इक्वेशंस लगती भी नहीं है, तो इसीलिए इसका सही जवाब समान त्वरण होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 98 का जवाब। When a force of 5 Newton is applied on a mass of 2 kilogram, acceleration produced will be। बार बार बोल कहूँ क्या कि सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, खुद की ड्यूटी नहीं है तुम लोगों की। जितना अब बस अपने एक एक फ्रेंड्स को भी साथ बुला लोगे ना तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। 52 बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फटाफट से शेयर कर दो, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। बताएं जल्दी से। कहता है कि आपका 5 न्यूटन, आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बताना है, फोर्स दिया हुआ है 5 बटे में मास कर दीजिए 2, ये आपका क्या आ जाएगा, त्वरण जो हमें निकालना है, क्या आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सिंपल सा था, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर में जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आसान था। 1 माइक्रोन बताएं किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन बताओ। यहाँ पर माइक्रोन का मतलब है, आपको बता दूं माइक्रो से, ये माइक्रोन आपका मिलीमीटर दिया हुआ है तो माइक्रोमीटर ले लीजिए, माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब है आपका माइक्रोमीटर, याद रखें, माइक्रोन का मतलब क्या है, माइक्रोमीटर है। हाँ चलो अगर फटाफट से आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। अगले का जवाब दो भाई, माइक्रोन। और आपको बता दूं 1 माइक्रोमीटर जो है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है भाई, यानी कि 10⁻6, यहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ था। और आपको बता दूं 1 मिलीमीटर 10⁻3 के बराबर होता है भाई, 10⁻3, तो दोनों में अंतर कितना आ गया, 10⁻3, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा 10⁻3, 10⁻3, 10⁻3 का मतलब क्या, 1/1000, 1/1000, तो क्या लिख सकते हो इसको, 0.001, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चकता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष,
ये 4 ऑप्शन आपको दिए, इन चारों में से आपको ये बताना है कि किस में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। बुलेट फायर करते हो भाई, इसके अंदर भी जिस स्पीड से गति आपकी बुलेट निकल के गई वो भी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसमें है। राइजिंग वाटर, बढ़ते हुए पानी में, बहता पानी, पानी बह रहा है तो उसमें भी है भाई। अब आपका ये बताइए कि उसने पूछा है किस में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, खींचा हुआ धनुष में या हैमरिंग में। जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चकता हथौड़ा, यानी चकता का मतलब है जो चल रहा है, मतलब कि आप हैमरिंग ऐसे 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 हैमर कर रहे हो, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। जब आपका ड्रोन बो यानी कि अगर आपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रखी है तो भाई वो उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इस पे ये आता ना कि आपके तीर को धनुष से छोड़ा हुआ तीर, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी आती। क्यों? क्योंकि वहां पर तीर आपका जाके लग रहा होता है निशाने से। नेक्स्ट बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन बेसिकली बताएं जरा। आपके घरों में जो ये आपकी बिजली की तारें बिछाई जाती हैं वो किस क्रम में बिछाई जाती हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर कॉम्बिनेशन में, या फिर हर कमरे का अलग अलग कनेक्शन होता है? जल्दी से बता दीजिए। फटाफट बताओ जल्दी से जल्दी से। इतनी बातें करने से पहले अपना क्वेश्चन के जवाब दे दिया करो तो ज़्यादा अच्छा है। किस क्रम में घरों में बिजली को जोड़ा जाता है? पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है भाई, बता दूं। सीरीज में कभी भी नहीं आता, क्योंकि सीरीज में जोड़ोगे तो सीरीज में इस तरीके से होता है, ये एक कमरा भाई, फिर ये दूसरा रूम, फिर ये तीसरा रूम, इस तरीके से। तो भाई इसमें क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर अगर आपका कोई फॉल्ट आ गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कोई कमी आ गई, तो भाई वो ना तो इस रूम में सप्लाई देगी, ना इसमें देगी, ना इसमें देगी, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो आपका खराब होगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ये एक कमरा, फिर यहाँ पर दूसरा कमरा आपका इस तरीके से जुड़ता है, फिर यहाँ से आपका ऐसे तीसरा कमरा, ये इस क्रम में आपके जुड़ते हैं, ये होता है पैरेलल। तो पैरेलल में क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट यहाँ पर आ भी गया तो भी आपके इस कमरे में सप्लाई मिलेगी, इसमें मिलेगी, पहले एक कमरे की सप्लाई ठप होएगी, यानी कि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रह सकती है, इसीलिए पैरेलल में जोड़े जाते हैं। जबकि सीरीज में जोड़ोगे तो सीरीज में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं रहती। चलिए एक और क्वेश्चन का भी जवाब दे दो फटाफट। Which of the following circuit element is used to block DC in electronic circuit? DC को ब्लॉक करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध का, धारिता यानी कि संधारित्र, धारिता की जगह आपका यहाँ पर संधारित्र भी आ सकता है भाई। संधारित्र, कैपेसिटर, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, डायोड, बताएं जल्दी से। क्या मैम को बताया भाई? हाँ जी बिल्कुल सही है, बताओ जल्दी। डीसी को ब्लॉक करने का काम, देखो भाई आपके दो रेजिस्टेंस तो एसी डीसी पर दोनों सेम तरीके से काम करती है। अब इंडक्टर देता है आपको एक्सएल और कैपेसिटेंस देता है आपको एक्ससी। एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल और एक्ससी होता है 1/2 पाई एफ सी। तो भाई आपकी डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0,
डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। तो भाई आपका यहाँ पर डीसी के लिए ये आपका क्या देगा, इंडक्टर तो 0 रेजिस्टेंस देगा, तो इसीलिए इंडक्टर नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं। और डायोड तो भाई है ही यूनिलेटरल, डायोड का मतलब ही नहीं है। तो अब आपका बच क्या गया, एक्सी। एक्सी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो भाई 1/0 यानी कि कैपेसिटर आपकी डीसी के लिए कैसे अनंत प्रतिरोध देता है, अनंत रुकावट देता है। तो अनंत रुकावट है तभी तो वो ब्लॉक करता है भाई, तो इसीलिए सही जवाब गया ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर, संधारित्र। क्लियर है सभी को? रेजिस्टेंट नहीं तेजपाल जी, संजय तुम्हारा भी गलत, पेप्सी जी आपका भी गलत। क्या कर रहे हो? चलिए, ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा भाई? एक और क्वेश्चन देखते हैं, दीजिए जवाब नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। बिजली के, यहाँ पर क्या कह रहा है, बिजली के उच्च वोल्टता, बिजली के हाई वोल्टेज लाइन पर बैठे पक्षी को, बैठा पक्षी आपका नहीं मरता, क्यों? क्योंकि कहता है उसमें उच्च प्रतिरोध शक्ति है, नहीं, उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्लोज्ड पाथ नहीं बनाता, या उसके पैर जो हैं वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं। जल्दी से जवाब दे दो भाई, इसका जवाब दो नेक्स्ट का। अब आपकी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर अगर आप किसी अपने पक्षी को बिठा देते हो ना, तो वो पक्षी बेचारा मरता नहीं है। पहली बात तो अच्छा है कि वो मर नहीं रहा, अच्छा है कि वो मर नहीं रहा। और इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, क्यों? क्योंकि भाई आपका बता दूं, ह्यूमन, आपका पक्षी का जो शरीर है वो एक आपका इंसुलेटर है, तो वो आपका क्या करता है, इंसुलेटर भी अगर आप ये भी ना देखो तो वो आपका, आपको बता दूं, करंट के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है। करंट को जब तक मेटल का क्लोज पाथ नहीं मिलता तब तक धारा प्रवाहित नहीं होती। तो धारा प्रवाहित खुले परिपथ में कभी नहीं होगी, आपको धारा प्रवाह के लिए बंद परिपथ जरूरी है। तो आपका जो पक्षी है ना, उसके बचने का कारण ही यही होता है कि उसका जो है वो, उसका जो दूसरा बॉडी पार्ट है ना, अगर वो अगर उस पक्षी का यहाँ पर कंडीशन दे दे कि ये जो बर्ड आपका बैठा है, इस बर्ड का अगर दूसरा हिस्सा, शरीर का कोई दूसरा हिस्सा किसी दूसरी तार को टच कर जाए तो आपका पक्षी मरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोज्ड पाथ बनेगा। अगर यहाँ पर उसने बोला कि वो पक्षी उस तार पर बैठा है, वहां पर उसने नॉर्मल कंडीशन दिया है, उसने नहीं बोला कि उसका पैर कहाँ टच हो रहा है कहाँ नहीं, तो भाई आपका क्या है, वहां पर क्लोज पाथ नहीं बना, और क्लोज पाथ नहीं बना तो वो आपका क्या है, नहीं मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोज पाथ के बिना करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए अब आज के लिए इतना ही रखूंगी। कल याद रखिएगा, आज जो है ना काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ था, इसीलिए मैंने आपको कुछ मतलब ये था कि मैंने यहाँ से क्लास ली, नहीं तो कल जो है वो आप लोगों की मैं स्टूडियो से क्लास लूँगी। और आप लोगों को बता दूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक नई सीरीज़ आपके लिए चालू करने वाली हूँ, कुछ नए फ्रेश कॉन्सेप्ट और नए फ्रेश क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जो